सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक के बारे में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी किस तरह से एमए और एमफिल की तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो और दूसरे सब्जेक्ट पे बनाए, जैसे आपको उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में हमने पहले से लोड कर दिया। आज हमारे साथ गेस्ट हैं, हम चाहते हैं कि आप इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद हम इस सिलसिले को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत है। मैं सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक्स जेएनयू का स्टूडेंट हूँ। मैंने एमए और एमफिल की पढ़ाई यहीं से की है और मैं फ़िलहाल पीएचडी सेकेंड ईयर में अब एनरोल हूँ। हम स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिलेबस को जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी अपलोड किया है और किस तरह से एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या क्या बुक को रेफ़र कर सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस करें। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, जो लोग साइट पर नहीं पूछ पाएँ या जिनको अवेलेबल नहीं है उनको थोड़ा सा जानकारी हो सके। एमए और एमफिल का जो प्रिपरेशन है जेएनयू का, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। चूँकि बीए लेवल पर लिंग्विस्टिक्स कहीं पढ़ाई नहीं जाती इंडिया में, बीएचयू और एमयू को छोड़कर, तो थोड़ा एप्लीकेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमए लेवल पे। हालांकि अगर हम एमफिल लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट के कोर थीम्स से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। क्योंकि जेएनयू ने डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी आप एक एंट्रेंस ला दिया है, तो पीएचडी के लेवल पे भी आप कोर सब्जेक्ट के कोर जो एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं एमए के बारे में बात करना चाहूँगा। चूँकि पहले डिस्क्रिप्टिव होता था एग्ज़ाम, जहाँ हम सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते थे, तो वहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग पे लोग ज़्यादा फोकस करते थे। चूँकि सिलेबस कोई प्रेस्क्राइब नहीं था फिक्स, तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक्स में सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, माइंड एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे होती है, और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, तो उस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे। लेकिन चूंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा सिलेबस को अलग तरीके से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सिलेबस अगर देख लूँ तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, माइंड एंड ब्रेन, जो साइको लिंग्विस्टिक्स के दरमियान आता है, लेक्सिकोग्राफी है, मॉर्फोलॉजी है, फोनोलॉजी है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है। ये सब जो कोर एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के, तो इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बुक्स को देखें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत कम जगह पर पढ़ाया जाता है। तो हम कोर चीज़ों को देखकर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और मैं 2-3 बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। उसमें से हालांकि अगर 1-2 बुक को भी हम बहुत तरीके से पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाना चाहिए। इसमें एक बुक थोड़ी मोटी है लेकिन बहुत अच्छी किताब है, विक्टोरिया फ्रॉम्किन की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। इस बुक्स में जब आप जाएंगे तो डिफरेंट चैप्टर्स में, हर चैप्टर्स में आप देखेंगे कि जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे आप सोशियो लिंग्विस्टिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट इज़ डायलेक्ट, व्हाट इज़ रजिस्टर, what is diglossia, what are the two language which is existing diglosing conditions, how language related to society, how language related to religion। तो इसके जो कोर टॉपिक्स हैं, इसके जो कोर कंसेप्ट्स हैं, उनका बेसिक ग्रास्पिंग बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए मुझे लगता है ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चॉइस में आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाएंगे, तो आपको फैक्ट्स याद रखने बहुत ज़रूरी है। कोर डेफिनीशंस, किसने थ्योरीज दिए हैं और थ्योरीज से उन्होंने क्या क्या एस्पेक्ट्स निकाले हैं। और दूसरी किताब है, एक ब्लूमफील्ड की एक किताब है लैंग्वेज। तो वो किताब मुझे लगता है ये 2 बुक्स काफ़ी है मास्टर्स लेवल प्रिपरेशन के लिए। अब अगर हम एमफिल में आए तो वहाँ पे मुझे लगता है कि स्ट्रेटजिकली तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अगर आपको चूँकि सब्जेक्टिव में तो होता था, अब ऑब्जेक्टिव में ये कैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोर एरियाज है, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के एस्पेक्ट्स को हम अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को और मेमोराइज कर लेते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम आराम से एमफिल एंट्रेंस भी क्लियर कर सकते हैं। तो इन्होंने आपको सिलेबस के बारे में और कुछ रेफरेंसेस वगैरह बताए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की आप भी तैयारी करें, उस दौरान आपने वो कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, कैसे कहाँ से मटेरियल नेट से लिया या कोई और ऐसे रिसोर्स जहाँ से आप उसको मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप टेक्निक हाँ ये
इस बार ये थोड़ा सा चेंज है कि पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एज ए स्टूडेंट कि तैयारी तो हमको करनी वैसे ही पड़ेगी, उन्हीं बुक को पढ़ना पड़ेगा, वो सारे ही मटेरियल यूज़ कर। आप जब अपनी तैयारी कर रहे थे JNU के लिए, वो कितनी टेक्निक, किस तरह से, क्या बोलना चाहेंगे? जी, जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम एमफिल सब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव होता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चन पेपर है वो बहुत काम के होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चन पेपर भी मल्टीपल चॉइस थे और JNU एंट्रेंस भी मल्टीपल चॉइस होगा। सिलेबस मोर ओवर सेम ही है। जैसा कि मैं JNU प्रोस्पेक्टस में आप जाकर देख सकते हैं कि सिलेबस और नेट के सिलेबस को आप जरा गौर करेंगे तो सिलेबस लगभग सेम ही है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप जो कोर बुक्स, जैसे मैं बताया कि एन इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, तो उसमें जब आप UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके जो ऑप्शंस हैं वो लिंग्विस्टिक्स के ही ऑप्शंस हैं, टर्म्स हैं, लेकिन वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। तो उन चीज़ों के लिए आप नेट से रेफर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नेट के कर लेंगे तो वो जो हर क्वेश्चन का ऑप्शन होता है उसको सर्च कीजिए, और वो ऑप्शन, चूंकि उस ऑप्शन से आप अगर सर्च करेंगे, मान लीजिए कि प्रीवियस 4 ईयर के हम क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो चूंकि 100 क्वेश्चन है, पिछले 2 बार से आ रहा है, पहले 50 था और सेकंड पेपर में, पेपर 3 में 75 था। मान लीजिए कि हम 300 से 400 क्वेश्चन भी करते हैं, उसके हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो 4 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, मीन्स वी हैव 1600 concepts, and I think if we are memorizing this 1600 concepts, if we are understanding every bit of this 1600 concepts, I think these things are enough to clear MA or MPhil entrance in JNU. ये तो आपने इसके बारे में बताया। एक चीज़ और ये मैं जानना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को जो सिलेबस आपने कवर करने के लिए बताया, तो इसको MPhil के स्टूडेंट, MA का तो थोड़ा इनका डिफरेंस है, आप इसमें नेट का कितना यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का? कि हमारे सब्जेक्ट में वही मैं कहा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा किताबों की गुंजाइश नहीं होती है। नेट के लिए भी, UGC नेट के लिए भी किताब है, तो एक किताब है और वो भी मतलब उससे आप नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है MPhil लेवल एंट्रेंस के लिए वो नहीं है। हाँ, MPhil लेवल एंट्रेंस के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर एक किताब पे हम टोटली रिलाई करना चाहते हैं तो वो है विक्टोरिया फ्रॉम की एन इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, वो बहुत अच्छी किताब है। और दूसरी चीज़, चूँकि MPhil और PhD में रिसर्च लेवल क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें आप नेट का यूज़ ले सकते हैं 2-4, जैसे मान लीजिए कि न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है, तो ऐसे आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि रिसर्च और स्कॉलरी आर्टिकल्स इन द फील्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। तो उससे आप जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे कोर कंसेप्ट्स मिलेंगे, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है, हाँ, रिसर्च क्वेश्चन को कैसे एराइज किया जाता है। तो इन चीज़ों की MPhil PhD में तो इन चीज़ों से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल पढ़ना बहुत काम देगा। तो नेट से हम रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, हम स्पेसिफाई कर लेंगे फील्ड को, जैसे हम नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि रिसर्च आर्टिकल्स इन द फील्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, रिसर्च आर्टिकल्स इन द फील्ड ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। जैसे सोशियो लिंग्विस्टिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, या आप MA लेवल पे जाएंगे या MPhil लेवल पे, चूँकि सोशियो लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। जब हम सोशियोलॉजी से उसको कोरिलेट करते हैं, और ऐसे भी जब हम यूज़ लैंग्वेज का देखेंगे तो वो अल्टीमेटली हमें सोसाइटी में ही करना पड़ता है। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स पे हम बहुत सारा डिफरेंट फील्ड्स पे हम रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जैसे लैंग्वेज एंड रिलीजन, वहाँ पे कैसे टेक्स्ट को परसुएड कराया जाता है, वह कैसे हम मास और ऑडियंस को परसुएड करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन ऑफ लैंग्वेज, पॉलिटिकली कैसे लोगों को परसुएट करते हैं। तो हमें बहुत सारा ऐसा टेक्निकल टर्म्स है, जो स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स है, जिसकी हमें ज़रूरत MPhil या PhD में होगी। वो हमें हो सकता है बुक्स में ना मिले, लेकिन हमें रिसर्च आर्टिकल्स में मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स के फील्ड में हमें जाकर कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ लेने चाहिए। ये हमारे MPhil निकालने के चांसेस और PhD निकालने के चांसेस थोड़ा बढ़ा देंगे। MA वालों के लिए और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे इस बार जो एग्ज़ामिनेशन है वो एंट्रेंस टेस्ट, ये ओनली इंग्लिश में रखा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, जैसे आपके सेंटर में ऐसा है क्या जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं
उनके लिए कितना ऑप्शन आपको लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम आती है या? एक बार जेएनयू एंट्रेंस क्लियर करने के बाद लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेएनयू का एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेंडली है और यहाँ पे टीचर भी हमारे सेंटर में काफ़ी फ्रेंडली हैं, सीनियर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। आप उनके रूम पर जाकर, उनसे क्लासरूम्स में, उनके हॉस्टल्स पे जाकर आप कहीं भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ वो पेश आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। तो लैंग्वेज जेएनयू में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा बैरियर है। बता दिया, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आपको कुछ अजीब सा लगता है तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जेएनयू में आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे। और जैसे कि हमारे सामने जो स्कॉलर ये भी हिंदी बैकग्राउंड से थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे इंग्लिश और इनके लिए कोई मैटर नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं करना चाहता हूँ कि जैसे आपको क्या लग रहा है किस एरिया से एमए में क्वेश्चन आ सकता है कि जेएनयू में आपने जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल भी यहीं से किया, तो टीचर का जो यहाँ के प्रोफेसर का जो नेचर होता है, थोड़ा आपको अगर कुछ हिंट्स मिल जाए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको लिए थोड़ा सा आसानी हो। इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज़ ऐड कर देना चाह रहा हूँ कि एमए एंट्रेंस के प्रिपरेशन में हमें लिंग्विस्टिक्स में, चूँकि मैं उस समय भी पिछले जब मैं पहले बता रहा था मैं तब भी कह रहा था कि लिंग्विस्टिक्स चूँकि बीए में बहुत जगह पढ़ाई नहीं जाती है, तो बहुत ज़्यादा कोर सेक्शन से क्वेश्चंस एमए लेवल पे नहीं आते हैं। वहाँ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट पे हमें जोर देना होगा। वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है जिससे सवाल आते हैं, जैसे प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, जंबल वर्ड्स, और एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। 5-10 नंबर का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बाकी बुक्स की जब हम बात करेंगे तो बुक्स चूँकि बहुत महंगे होते हैं लिंग्विस्टिक्स के। आप अगर बुक्स खरीदेंगे, जैसे विक्टोरिया फ्रॉन्किन की मैं बात कर रहा था, तो हार्ड कॉपी बहुत महंगे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट की एसेसिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप डिफरेंट आप गूगल सर्च करके देख लीजिए। जैसे आप सिंपल से कंसेप्ट, जैसे आपको व्हाट इज़ डायग्नोसिया सर्च करना है तो आप गूगल करेंगे डायग्नोसिया, तो डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट वो आएंगे, तो आप उसको पढ़ के, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव तो होगा नहीं। तो हालांकि विकीपीडिया पे ऑब्जेक्टिवली मैं रिलाई तो करता हूँ, और मुझे लगता है कि एमए और एमफिल लेवल पे आप ऑब्जेक्टिव चीज़ों को रिलाई कर सकते हैं। तो विकीपीडिया के अलावा भी डिफरेंट स्रोत हैं जहाँ से आपको मिल जाएंगे और आप चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉग्स लिखते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट साइट्स पे भी लिखते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी रेफ़र कर सकते हैं और चीज़ों को आराम से देखकर पढ़ सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा एमफिल की तरफ आता हूँ कि एमफिल की प्रिपरेशन एमए और उसमें तो लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, तो उन लोगों की प्रिपरेशन जो बुक आपने अभी बताई, क्या उनको वो भी पढ़ना चाहिए या इसके अलावा कुछ और एडिशन के तौर पे इन्हें कुछ लेना चाहिए जो इनके लिए एमफिल वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सके? तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एमफिल वालों को जो प्रिपरेशन करना है, एमसीक्यू है, किस तरह से करें ये लोग? एमफिल वालों के लिए चूँकि एप्लीकेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एमए पे, एक्चुअली वहाँ भी आपको मल्टीपल चॉइस ही होते हैं, लेकिन एमए लेवल पे ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, एमफिल पे थोड़ा एप्लीकेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्ट्स को थोड़ा, जैसे विक्टोरिया फ्रॉन्किन बुक का ही अगर आप यूज़ करें या ब्लूमफील्ड के लैंग्वेज बुक की को ही आप अगर यूज़ करें, तो थोड़ा डीप अगर आप पढ़ें और डीप तरीके से आप चीज़ों को कंसेप्चुअलाइज करें और तरीके से समझेंगे, तो वो एमफिल में ज़्यादा मददगार होगा, क्योंकि वहाँ से एप्लीकेटिव क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक चीज़ जो मैं हुजैफा जी ने पिछले क्वेश्चन में पूछा था वो मैं बताना भूल गया था। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर, एमफिल की तैयारी बहुत स्ट्रेटजिकली होती है। और चूँकि जब हमारा सब्जेक्टिव था तो डिफरेंट सारे सेक्शंस आते थे, हमारे पास क्वेश्चंस के बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। आप उसमें से आपको 1-2-3 पोर्शन भी आपका बहुत अच्छा है तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेते थे। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था। जैसे मैं खुद अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में मैंने अपना एमफिल का शोध किया है, तो उस टाइम हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और सोशियो लिंग्विस्टिक्स और न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, ये 3 चीज़ हम अच्छे से करके गए थे और हमारा सिलेक्शन हुआ था। मुझे लगता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के सेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। बेसिक मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, अगर सिंटैक्स, अगर ये 5-6 सेक्शन को हम बहुत तरीके से कवर कर लिए तो मुझे लगता है हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। सोशियो लिंग्विस्टिक्स को एमए या एमफिल लेवल पे बहुत अच्छे से करना चाहिए। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत डीपली रूटेड कंसेप्ट्स हैं, बहुत उसका एप्लीकेटिव यूज है। तो हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स को बहुत अच्छा कर लेने पे ये स्कोप होता है कि वो एप्लीकेटिव क्वेश्चन पूछे या कोर सेक्शन से पूछे।
एक अच्छा खासा संख्या नंबर का क्वेश्चन हम सिर्फ सोशियो लिंग्विस्टिक्स से कर लेते थे। मुझे लगता है कि एमफिल के लिए भी सोशियो लिंग्विस्टिक्स और न्यूरो लिंग्विस्टिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगर हम ये दोनों को बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो हमारा एक अच्छा चांस बनता है। बाकी सेक्शंस को अगर हम थोड़े थोड़े औसत तरीके से भी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। तो मैं ये जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगा, आप नंबर 1 पे सोशियो लिंग्विस्टिक्स को रखिए, नंबर 2 पे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को रखिए, नंबर 3 पे न्यूरो लिंग्विस्टिक्स को रखिए, नंबर 4 पे आप फोनोलॉजी, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स को रख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सिमेंटिक्स और जो सिंटैक्स की जो एप्लीकेटिव चीज़ है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सोशियो लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स समझना बहुत आसान है। इनके थ्योरीज भी बहुत आपको क्लियर कट बुक्स में भी मिल जाएंगे, नेट पे भी मिल जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि इन सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस रहेंगे। एक क्वेश्चन एमफिल से कि सिनॉप्सिस की जो हम प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग जो इंटरव्यू के लिए आएंगे उनको सिनॉप्सिस भी लाना होगा, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस टाइप से सिनॉप्सिस उनको बनाकर लाना चाहिए? थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दें और थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, जब हम सिनॉप्सिस की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है वहाँ पे कि हमें किस फील्ड में काम करना है, हमारा इंटरेस्ट क्या होता है। क्योंकि हमें टीचर्स के सामने हम क्या रिसर्च करना चाहते हैं उसे डिफेंड करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बेसिकली आपको जो चीज़ है, हमें किस स्ट्रीम में काम करना है, लिंग्विस्टिक्स किस फील्ड में काम करना है, ये स्पेशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि ये सब कुछ आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आप किस स्ट्रीम में काम करना चाहते हैं। जैसे लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो बहुत लोगों की दिलचस्पी सोशियो लिंग्विस्टिक्स में होती है, क्योंकि सोशियो लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज को कैसे सोसाइटी में यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो ये टूल्स बताती है। और चूँकि लैंग्वेज इज़ आई थिंक मीन फॉर सोसाइटी, तो उसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है। बहुत फैसिनेटिंग फील्ड्स उसमें है, जैसे लैंग्वेज पॉलिटिक्स पे काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं। जैसे मैं बता दूं कि चूँकि मेरा खुद का पीएचडी भी ऑनलाइन जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें लिंगो पॉलिटिकल टूल्स का हम कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे लोगों को परसुएट करते हैं, तो परसुएसिव टेक्स्ट पे हम काम कर सकते हैं, लैंग्वेज मीडिया पे हम काम कर सकते हैं, लैंग्वेज पॉलिटिक्स तो मैं बता ही दिया, लैंग्वेज रिलीजन पे हम काम कर सकते हैं, पावरफुल लैंग्वेज क्या होता है, कैसे सोसाइटी में होती है, कैसे हेजेमनी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सोशियो लिंग्विस्टिक्स में कवर होता है। अगर हम लैंग्वेज माइंड एंड ब्रेन के फील्ड में आएंगे तो लैंग्वेज माइंड में कैसे काम करती है, जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स पे आप काम कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, आपको बहुत उसमें आप फील्ड में बहुत कुछ दे सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में आप जाकर वर्ड के स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हो। तो मैं बेसिकली यही है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है वो बहुत डिपेंड करता है एमफिल सिनॉप्सिस बनाने के दौरान। हाँ, आप स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि सिनॉप्सिस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो आपको नेट पे मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट साइट्स पे कि व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ सिनॉप्सिस। वैसे आपका अगर मैं बताऊं तो आपका अगर टॉपिक क्लियर है तो मैं कहूँगा सबसे पहले टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और आप टेंटेटिव चैप्टर सोच लें कि हाँ मुझे जैसे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे काम करना है तो मेरे क्या क्या वो चैप्टर्स हो सकते हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन क्लियर कट होना चाहिए आपका, लिटरेचर रिव्यू, जिस बेसिस पे आपने सारा चीज़ इकट्ठा किया है, अपना आइडिया इकट्ठा किया है, आपने अपने जो व्यूज़ है वो रखे हैं, आपने अपने हाइपोथेसिस तैयार की है, अपने रिसर्च क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो उसके इनके जो भी लिटरेचर्स है जिसके आधार पे आपने ये चीज़ तैयार किया उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। वो आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको मिल जाएगा। फिर इसमें भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि 2-4 रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन इसमें भी नेट का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट साइट्स है जो आपको आराम से बता देंगे कि कैसे करना है। आप यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है लिंग्विस्टिक्स में इंटरनेट की एसेसिबिलिटी आपको बुक से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बुक्स आप 2 ही रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि विक्टोरिया फ्रॉमकिन और ब्लूमफील्ड की लैंग्वेज किताब और इंटरनेट के माध्यम से अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करें
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत डिटेल में आपने बताया कि सिनॉप्सिस के बारे में कैसे कौन कौन से हम टॉपिक चॉइस कर सकते हैं और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर। एक चीज़ एम फिल वाले के लिए और ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जब हम इंटरव्यू के लिए आते हैं तो जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, हमें नए होते हैं तो हमें लगता है थोड़ा सा कि बहुत डाउन, थोड़ा सा लगता है कि बहुत किस टाइप का होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो एटमॉस्फेयर कैसा होता है, मतलब कितना लोग कूल होते हैं या किस तरह से हमें किस तरह से क्वेश्चन करना, अगर क्वेश्चन हमारा कुछ गलत हो जा रहा है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर इसलिए जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं है, कभी नहीं आए, उन्होंने विज़िट नहीं किया, तो उनको हो सकता है लगा हो कि किस तरह का है, थोड़ा जान ले तो उनको तैयारी में और आने के बाद थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अगर आपका रिटर्न में सिलेक्शन हो जाए तो आप बहुत अच्छा अपने आइडिया को लेकर सिनॉप्सिस लेकर जाएं। जब आप वाइवा देने जाएं बहुत कूल होकर जाएं, ठीक है। वहाँ पर आप जितना कूल रहेंगे उतना तरीके से बात करेंगे। अगर मैं टीचर्स की बात करूँ, चूँकि मैं खुद यहाँ पे ये मेरा 6ठा साल है लिंग्विस्टिक सेंटर में, तो मैं टीचर्स को जानता हूँ और यहाँ पे टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है, क्योंकि लोगों को लैंग्वेज का बैरियर होता है, तो आप हिंदी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार उन्हें बोलकर कि सर आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, सो कैन आई स्विच ओवर टू हिंदी, तो आप आराम से हिंदी में भी बात कर सकते हैं। उनको आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन में होता है कि टीचर्स ये जानना चाहते हैं कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है या नहीं है। मैं साफ शब्दों में क्लियर कह देना चाहता हूँ कि भाषा कोई बाधा नहीं होती है। हमारे सेंटर में बहुत लोग हिंदी में बोलते हैं। मैं खुद अपने इंटरव्यू के दौरान 1-2 जगह मुझे लगा तो मैंने हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया, लोग करते हैं। तो ये भाषा कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं होता, टीचर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं। हाँ, अगर आपको एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन अगर टीचर से हम दोबारा पूछेंगे तो हो सकता है हमारा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप दोबारा तिबारा भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपका ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। सबसे पहले सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें अपना टॉपिक क्या है वो समझाने में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपना जो टॉपिक है वो टीचर्स के सामने बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी और अपने इंट्रोडक्शन में आप कोई भी संदेह ना रखें। प्रिपरेशन के दौरान अगर आप सिनॉप्सिस जब बना रहे हैं, आपको कोई शंका, कोई प्रॉब्लम है, डिफरेंट स्रोत का आप इस्तेमाल करें। आप अपने साथी संगियों से पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, लेकिन सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन से पहले आपको एटलीस्ट रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी और इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियर होना पड़ेगा। बिब्लियोग्राफी अगर आपको लिखने नहीं भी आ रहा है उसका तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लिटरेचर रिव्यू में अगर आपने चीज़ों को बहुत तरीके से इकट्ठा नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना मैटर करेगा जितना आपका क्लियर इंट्रोडक्शन आप तरीके से समझा पाए कि आप करना क्या चाहते हैं। आपके रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस और रिसर्च मेथोडोलॉजी एकदम क्लियर होना चाहिए। बाकी जो एटमॉस्फेयर होता है इंटरव्यू वाले रूम का, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहाँ बहुत टीचर्स फ्रेंडली होते हैं। टीचर्स पूछने पे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते हैं। टीचर्स बातचीत के दौरान वहाँ पे भाषा को भी कोई बाधा नहीं मानते। आप किसी भी भाषा में वहाँ बात कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि वो लिंग्विस्टिक्स का सेंटर है, तो वहाँ पे हर लैंग्वेज की इज्जत होती है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का कोई है, आप किसी भाषा में अपनी बात रख सकते हैं। आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, आपका रिसर्च क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो जैसा कि हमने अभी तक इन्होंने बहुत डिटेल में बताया और हमने अभी तक जो डिस्कशन में देखा है कि सिलेबस के बारे में, एमए के सिलेबस कौन कौन सी बुक रेफ़र करनी है, वो सारी चीज़ें हमने जान ली। एमफिल के बारे में कौन सी बुक रेफ़र करनी है, सिलेबस क्या है, वो हमने जान ली। फिर एमफिल में अगर सिलेक्शन होता है आपका, उसके बाद इंटरव्यू, हमने ये भी जाना कि सिनॉप्सिस कैसे बना के लाना है, और उसके बाद ये कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। लिंग्विस्टिक के बारे में पूरे डिटेल से हमने उसके बारे में डिटेल किया, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मटेरियल हैं, जहाँ के भी उसके पीडीएफ या जो कुछ भी जो रेफरेंस यहाँ पे अभी दिया इन्होंने, उनका जहाँ से भी अगर लिंक हमें मिल पा रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि सारी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक वहाँ पे दे दे, ताकि आपको उससे आसानी हो और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। यहीं पे हम इसी प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आप
मैं अपने गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना टाइम दिया, और उन लोगों को भी जो देख रहे हैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू।